नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा 2023 के लिए बिहार स्पेशल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है प्राचीन बिहार के इतिहास को डिस्कस किया जाएगा। इसे करीब 4 पार्ट में पूरा प्राचीन बिहार के इतिहास को अपलोड किया जाएगा। ये आपके पार्ट नंबर 1 है और इसके सारे पॉइंट रुटेरिया के बिहार स्पेशल बुक से लिया गया है। तो आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में समझिएगा। प्राचीन बिहार में जो है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन वंश, ये सारे आपके प्राचीन बिहार में आते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध एवं जो जैन धर्म है इसका विकास बिहार में ही हुआ था और जो मौर्य वंश है इसका भी विकास आपके बिहार में हुआ था। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हड़प्पा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार बिहार में था, तो इसका विस्तार बिहार में नहीं था, ना तो इसका विकास बिहार में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास और विस्तार कहाँ पर हुआ था? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाकिस्तान में आपके पंजाब है, उन सभी इलाके में हड़प्पा का विकास हुआ था। इतना आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी जो सभ्यता होता है ना, वो नदी किनारे विकसित होता है। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसका पीछे देखिए 2 कारण है, 3 कारण है, 2 नहीं। पहला सबसे बड़ा कारण है कि पानी जो है उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कोई भी जो सभ्यता विकसित होता है उसका पीछे 3 कारण है, क्योंकि पहला कारण है कि उनको नदी से पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, उनको एक बहुत बड़ा लैंड मिल जाता है, उपजाऊ ज़मीन मिल जाता है, ठीक है, उत्पादक ज़मीन मिल जाता है। और तीसरा, आपके यातायात उनको आसानी से हो जाता है। यातायात जो है उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि नदी जो है यातायात भी उपलब्ध करा देता है। और नदी के आसपास जो जलोढ़ मृदा है उसमें उत्पादन भारी मात्रा में होता है। और पहला आपके पानी बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि पहले भी लोग जिंदा रहते थे, जैसे कि हड़प्पा से पहले पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लेकिन उस समय हंटिंग करते थे। लेकिन नवपाषाण काल से क्या होता है कि लोग उत्पादक बन जाते हैं, तो उसका जो उत्पादन कहाँ पर करते हैं? तो नदी के किनारे ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनको पानी आसानी से उपलब्ध होता है और जो ज़मीन होता है बहुत ही उपजाऊ होता है और उनको यातायात के लिए मार्ग भी मिल जाता है। नदी यातायात के लिए मार्ग भी उपलब्ध कराता है, इसीलिए कोई भी सभ्यता जो होता है वो नदी किनारे विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए जो है हमारे पास 2 स्रोत है। पहला आपके पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा आपके है साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? जो आपके खुदाई से मिलता है, ठीक है, जो भी साक्ष्य आपके खुदाई से मिलता है उसे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। और जो आपके लिखित उपलब्ध है उसे हम लोग बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य बोला जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में स्थित है, सारण डिस्ट्रिक्ट में, चेचर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, मनेर पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सोनपुर सारण में स्थित है, से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र प्रस्तर और मृद भांड के माध्यम से जो है मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर इत्यादि के बारे में अध्ययन किया गया है। उसके बाद अभिलेख भी मिलता है। अभिलेख कहाँ कहाँ से मिलता है? लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लौरिया अरेराज से जो है मौर्यकालीन अभिलेख मिलता है। तो इससे भी बिहार के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये दोनों पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये दोनों आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जबकि लौरिया अरेराज ये आपके पूर्वी चंपारण में स्थित है, ठीक है, ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में, जबकि लौरिया अरेराज जो है पूर्वी चंपारण में स्थित है। उसके बाद एक बराबर की गुफाएं, ये जहानाबाद में स्थित है। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त जो स्मारक है उससे भी आप बिहार के बारे में जान सकते हैं।
खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक स्रोत में। देखिए, साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। उसके बाद है जैन रचनाएं में भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है जो बिहार के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद कुछ आपके विदेशी बिहार में दौरा करते हैं, उनका यात्रा वृत्तांत, जैसे कि मेगास्थनीज का इंडिका है, फाहियान का भी आपके बुक है, इतसिंग, हुएनसांग, इन सभी के जो यात्रा वृत्तांत है, इससे भी बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से जो है प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो बिहार के अध्ययन के लिए जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है और इसके माध्यम से ही जो बिहार का प्राचीन बिहार का इतिहास है उसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाषाण काल के बारे में समझिए। पाषाण काल, ये कहाँ? बिहार में पाषाण काल। पाषाण काल में पहला है पूरा पाषाण काल। तो इस काल में जो मानव थे आखेटक थे। आखेटक में क्या होता है? तो हंटिंग होता है, मतलब पशुओं को मारना होता है। इस काल में मानव जो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दक्षिण में इसका साक्ष्य मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर और नालंदा से मिला है। यहाँ पर से क्या मिला है? तो बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी का साक्ष्य मिलता है। यह जो अवशेष है 1 लाख ईसा पूर्व का है। 1 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक है, उसके बाद आइए मध्य पाषाण काल के बारे में समझिएगा। मध्य पाषाण काल के बारे में, इस काल में मानव जो है आखेटक, खाद्य संग्राहक, आखेटक और जो खाद्य संग्राहक था मनुष्य, ये आपके पूरा पाषाण काल में भी था। जो मध्य पाषाण काल है उसमें भी आपके मानव आखेटक है, हंटिंग तो करता ही है, खाद्य संग्राहक भी है और साथ ही एक पॉइंट जुट गया कि आपके अब क्या हो गया, ये पशुपालक बन गया। मानव द्वारा पहला पालतू जो पशु है कुत्ता को बनाया गया था। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु जो है कुत्ता को बनाया गया था। और दक्षिण में इसका साक्ष्य जो है मुंगेर से प्राप्त होता है। मुंगेर से क्या मिलता है? तो मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त होते हैं। मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले जो है औजार प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। यह जो अवशेष है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। जो अवशेष है 40,000 ईसा पूर्व से जो है 10,000 ईसा पूर्व का ये अवशेष मिला है। आप लोग लोकेशन ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य ये कहाँ से मिल रहा है, सब लोकेशन ध्यान रखिएगा। आपसे लोकेशन पूछा जाता है, जैसे कि पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य ये मिलता है मुंगेर और नालंदा से, और क्या मिलता है ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नव पाषाण काल। इस काल में मानव जो है उत्पादक हो गया और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। मानव जो उत्पादक हो गया और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चिरांद आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, चेचर वैशाली में स्थित है, मनेर पटना में स्थित है, सनुआर रोहतास में स्थित है। इन सभी लोकेशन से जो है पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं नव पाषाण काल में। ठीक है, ज़्यादातर फेमस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल के साक्ष्य आपके बिहार के किन किन लोकेशन से मिलता है? तो चिरांद, चेचर, मनेर, सनुआर, इन सभी से जो है पत्थर एवं हड्डियों के औजार मिलते हैं नव पाषाण काल में। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि नव पाषाण काल में जो है गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो अवशेष हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व के अवशेष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक काल के बारे में समझिएगा।
आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को जो है क्या बोला गया? वैदिक सभ्यता बोला गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास जो है वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है इसमें बिहार से जो पूर्व वैदिक काल है इसका साक्ष्य आपके बिहार में उपलब्ध नहीं है। बिहार में केवल जो साक्ष्य उपलब्ध है उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य आपके बिहार में उपलब्ध है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्व वैदिक काल ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इसे आप लोग मार्क कीजिएगा, VVI। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार क्षेत्र में होता है। जो उत्तर वैदिक काल है इस काल में जो आपके यार हैं ये बिहार में आते हैं, गंडक नदी के तट पर आपके बिहार में आते हैं, ठीक है, गंडक नदी के तट पर आपके बिहार में आते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। पूछा जाएगा कि पहली बार जो है बिहार का चर्चा किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार का चर्चा किया जाता है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। और इसमें बिहार की चर्चा जो है विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है आज का जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र है उसमें आपके वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये सारे आपके आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें विदेह के रूप में चर्चा की जाती है बिहार का, और जिसका संबंध है तिरहुत मिथिला क्षेत्र से इसका संबंध था। ऋग्वेद में बिहार को कीकट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात शब्द से संबोधित किया गया है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में जो है बिहार के लिए विदेह शब्द का प्रयोग किया गया। इसे नोट कर लीजिएगा, 2 अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। कीकट किसे बोला गया है? बिहार को। और जो बराह पुराण है, बराह पुराण में बोला गया है कि जो कीकट का क्षेत्र क्या है? अपवित्र प्रदेश है, अपवित्र प्रदेश है, यह बराह पुराण में बोला गया है। बज्जी संघ महाजनपद के बारे में समझिएगा। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था जिसे अटकुल बोला जाता था। इसमें बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इछबांकु इस संघ के 8 जनपद थे। जो 8 जनपद थे आपस में मिलकर बज्जी संघ महाजनपद बनाते थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी। जो लिच्छवी इसकी राजधानी वैशाली थी, और जो वैशाली नगर है इसकी स्थापना राजा विशाल के द्वारा किया गया था। लिच्छवी के अतिरिक्त विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। ज्ञात्रक के बारे में याद रखिएगा, जो ज्ञात्रक वंश है इस वंश से संबंध है गौतम बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का ज्ञात्रक वंश से ही संबंध है। गौतम बुद्ध, फिर से बोलते हैं, गौतम बुद्ध का संबंध जो है ज्ञात्रक वंश से ही था। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। VVI पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद के बारे में समझिएगा। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? तो मगध महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज, जो आज का राजगीर है, गिरिब्रिज आज का राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये BPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। जो राजगीर है यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पहली बार मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग महाजनपद, इसके बारे में समझिएगा। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल, उसके बाद वैदिक काल, महाजनपद काल, इन 3 पॉइंट को डिस्कस किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।